सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जुनून के साथ, एक शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आज का ये सेशन, इस सेशन में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिटरेचर वाले पोर्शन में जो इंडियन लिटरेचर प्रिस्क्राइब्ड है वहां से एक राइटर को लेंगे और उनको ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। उसके माध्यम से ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन लिटरेचर को किस प्रकार से तैयार किया जाए। वैसे तो आप पे एक राइटर को यदि तैयार करें और यदि उनके बारे में सब कुछ जानना चाहें, कहीं से कुछ भी पढ़ना चाहें, तो एक एक राइटर को 3 से 4 महीने पढ़ा जा सकता है। लेकिन वो जो स्टडी होती है, वो जो अप्रोच होती है, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ा जाना चाहिए और क्या छोड़ा जाना चाहिए। आज के इस सेशन में हम पे अमिताव घोष को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अमिताव घोष से जो पिछली एग्जाम्स हुई हैं, बहुत शानदार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उन क्वेश्चंस के नेचर को देखकर, उन क्वेश्चन के प्रकार को समझ के आज हम अमिताव घोष को पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से हर एक बात को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस सेशन के बाद अमिताव घोष को आपको कहीं और से देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अमिताभ घोष के आज के सेशन के तुरंत बाद हम जो पिछली साल एग्जाम हुई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट वाली और दोनों एग्जाम, उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, तो वे प्ले स्टोर पे जाके वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अमिताव घोष। जब कभी भी आप लोगों को कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं, ये जहां कहीं भी दिखें, आप मान लेना कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन अमिताव घोष से रिलेटेड है, क्योंकि हर राइटर की अपनी कुछ पॉइंट्स होते हैं, अपनी कुछ थीम्स होती हैं, अपनी कुछ बातें होती हैं जिन पे वो लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आदमी कौन कौन सी बातों पर लिखते हैं, वे कौन से मुख्य बिंदु हैं, वे कौन सी मुख्य थीम्स हैं, वे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर अमिताव घोष लिखते हैं। जहां कहीं भी आपको ओपियम वॉर दिख जाए, OPIUM, ये ओपियम वॉर, अफीम युद्ध, जहां कहीं भी आपको ओपियम वॉर दिख जाए, अफीम युद्ध दिख जाए, आप मान लेना कि ये क्वेश्चन आपसे अमिताव घोष के बारे में पूछा। जहां कहीं भी आपको सुंदरवन दिख जाए, सुंदरवन जहां कहीं भी आपको दिख जाए, आप मान लेना सुंदरवन, बंगाल में जो सुंदरवन है, जहां कहीं भी आपको सुंदरवन दिख जाए तो आप मान लेना कि ये क्वेश्चन आपसे अमिताव घोष के बारे में पूछा हुआ है। जहां कहीं भी आपको हिस्टोरिकल फिक्शन दिख जाए, HISTORICL, हिस्टोरिकल फिक्शन, फिक्शन आप जानते हैं, हिस्टोरिकल का मतलब इतिहास से संबंधित, यानी अमिताव घोष हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। जहां कहीं भी आपको हिस्टोरिकल फिक्शन दिखे तो आप मान लेना कि ये क्वेश्चन आपसे अमिताव घोष के बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो राइटर्स हैं उनमें ये बातें केवल अमिताव घोष के साथ हैं। जहां कहीं भी आपको क्लाइमेट चेंज दिख जाए, क्या दिख जाए भाई, क्लाइमेट चेंज आपको नजर आ जाए, तो आप मान लेना कि ये मामला किसका है, ये अमिताव घोष का मामला। जहां कहीं भी आपको कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद दिख जाए, आप मान लेना कि बात किसकी है, अमिताव घोष की है।
जहां कहीं भी आपको बंधुआ मजदूर लेबरर्स दिख जाए या फिर गिरमिटियाज दिख जाए, गिरमिटिया गिरमिटियाज दिख जाए आपको, आप मान लेना कि ये मामला किससे पूछा हुआ है, ये अमिताभ घोष से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात। जहां कहीं भी आपको दिख जाए ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो पहले इंग्लिश राइटर हैं अमिताभ घोष जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको ज्ञानपीठ अवार्ड दिख जाए, आप मान लेना कि क्वेश्चन किससे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको अमिताभ घोष के बारे में पूछा हुआ है। ऐसा ही आप सभी राइटर्स के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो जान लें, एक जगह नोट कर लें, तो आपको समझने में और फिर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी। शुरू करते हैं, आप पे अमिताभ घोष को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अमिताभ घोष कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए? अमिताभ घोष 11 जुलाई 1956 को पैदा हुए। ठीक है, कई बार डेट पूछ लेते हैं। अभी भी जिंदा हैं और ट्रे स्वस्थ हैं। ठीक है, अमेरिका में रह भी रहे और ट्रे ये कलकत्ता में पैदा हुए। कोलकाता कह सकते हो आप लोग, कोलकाता कह दो, कलकत्ता कह दो, यू डबल टी है। इसीलिए वो किसकी बात करते हैं, सुंदर वन की बात करते हैं, इसीलिए वो बंगाल की बात करते हैं। अलग अलग जो राइटर्स हुए हैं वो कहां कहां की बात करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पिछली बार आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा था कि जयंत महापात्रा कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश के अलावा, तो उड़िया में लिखते हैं। ठीक है, उड़ीसा के हैं, कटक के हैं, तो किस में लिखेंगे, उड़िया में लिखेंगे। इस प्रकार से हर राइटर अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिखता है। तो आपके सिलेबस में जो भी हैं, जैसे कमला दास हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखती हैं, जयंत महापात्रा है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखती हैं, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जयंत महापात्रा, सॉरी, अमिताभ घोष के बारे में एक एक बिंदु को मैंने पॉइंट वाइज ले लिया है और आसानी से चीजें आपके समझ में आ जाएंगी और कम समय में समझ में आ जाएंगी। अमिताभ घोष इज एन इंडियन राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज इंग्लिश लैंग्वेज हिस्टोरिकल फिक्शन। इस वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हिस्टोरिकल फिक्शन को, कि अमिताभ घोष जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए जाते हैं। अब यहां थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकल फिक्शन होती क्या है। फिक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, नॉवेल्स मान लेते हैं, स्टोरी नॉवेल्स। और हिस्टोरिकल का मतलब जिनका सोर्स जो है कहां से हो, इतिहास के किसी बिंदु से, यानी घटनाएं कैसी हों, ऐतिहासिक हों, और उन ऐतिहासिक घटनाओं में थोड़ी सी फिक्शन मिला के, थोड़ी इमेजिनेशन मिला के इस प्रकार से तैयार करना, वो क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल फिक्शन कहलाता है। ठीक है, कहां पैदा हुए भी, ये कलकत्ता में पैदा हुए। मेरे साथ साथ आप बोलते जाइएगा, चीजें आपके तैयार हो जाएंगी इसी क्लास में। कब पैदा हुए, 1956 में पैदा हुए। कब, 11 जुलाई को। ठीक है, ये पॉइंट एक हमने क्लियर कर लिया। मैंने हर जो इंपॉर्टेंट बात थी उसका एक पॉइंट बना दिया है, आप उसको ठीक से समझ लीजिएगा। ही वन द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018। 2018 में उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। आपको बता दूं कि अमिताभ घोष की जो क्लास है ये अपडेटेड है, यानी अपनी जो किताब है इंडियन लिटरेचर वाली किताब, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप सब लोगों के पास होगी भी, नहीं होगी तो आप उसको जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियन लिटरेचर और टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, मूवमेंट्स, एजेज, सब उसमें डिटेल में है, और 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो बहुत शानदार बुक है। उसके बाद भी क्योंकि अमिताभ घोष क्या है, अभी भी जिंदा है, तो उस बुक के लिखने के बाद भी, यानी बुक अपने अगस्त में लिखी थी 2023 में, अगस्त के बाद भी अमिताभ घोष ने कुछ लिखा है, आज की इस क्लास में हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। यानी इंडियन लिटरेचर की खास बात यह है कि हमारे पास जो राइटर्स हैं वो बहुत सारे अभी भी जिंदा हैं, तो वो लिख भी रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा अपडेट रहना होगा, एग्जाम तक भी अपडेट रहना होगा। हो सकता है कि इसमें आज के
और एग्जाम के बीच जो समय है इसमें किसी राइटर का कोई बहुत फेमस वर्क आ जाए तो उस पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2018 में अमिताभ घोष को क्या मिला भाई? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये। अमिताभ घोष बिकम्स द फर्स्ट राइटर इन इंग्लिश टू विन ज्ञानपीठ। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट जो है क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ही बिकम्स द फर्स्ट राइटर, वो पहले राइटर हैं क्या करने वाले? ज्ञानपीठ लेने वाले इंग्लिश। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्लियर है भाई? अभी तक हमने कितनी बातें देखी? दो बातें देखी केवल। पहली बात कौन सी थी? हिस्टोरिकल फिक्शन वाली बात। और दूसरी बात कौन सी थी? अमिताभ घोष के ज्ञानपीठ अवार्ड वाली बात। आगे बढ़ जाएं, चलो। ही हैज ऑल्सो रिटन नॉन फिक्शन। उन्होंने फिक्शन तो लिखाई, यानी नॉवेल्स तो लिखाई, नॉवेल्स के साथ उन्होंने नॉन फिक्शन भी लिखा। और आज उनका जो लेटेस्ट वर्क है 2023 लास्ट में आया है, वो नॉन फिक्शन ही है। वर्क्स डिस्कसिंग टॉपिक्स सच एज कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, निवेशवाद। ठीक है, हिस्टोरिकल फिक्शन लिखेंगे तो ये चीजें तो आएंगी। एंड क्लाइमेट चेंज। और किस पर लिखा है उन्होंने? क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन पे उन्होंने लिखा है, उपनिवेशवाद पे लिखा है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, आगे देखिएगा। ये जो पॉइंट है, ही एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस। वो प्रिंट जर्नलिस्ट भी रहे हैं, यानी पत्रकार भी रहे हैं। कई कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इस आदमी कौन से पत्रकार, मतलब न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, कौन सी मैगजीन से जुड़े हुए थे, इन्होंने कौन सी मैगजीन के एडिटर के रूप में काम किया है, जर्नलिस्ट के रूप में काम किया है। तो ऐसी बातें जो हैं वो आपको नोट कर लेनी चाहिए। निसिम एजकिल पे इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमने यहां नोट कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए थे। ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी आपातकाल के दौरान भारत में, ऑब्जर्व माइन्यूटली द चेंजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इन इंडिया। उस समय जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तो उस समय किस प्रकार से पॉलिटिकल और सोशल चेंज आया, उस पर इन्होंने गहरी नजर रखी थी और उसको एक्सप्रेस भी किया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कौन से न्यूज़पेपर से जुड़े रहे हैं, आपको ये बात याद रखनी। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं अपन यहां से, ये हिज डेब्यू। डेब्यू का मतलब होता है फर्स्ट नॉवेल। उनका पहला जो नॉवेल है, द सर्कल ऑफ रीजन, ये उनका पहला नॉवेल है। तब 1986 में पब्लिश हुआ। ठीक है, यानी आपको नाम याद रखना है, द सर्कल ऑफ रीजन पहला है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी बनती है, यहां आपको याद रखना है। टेल्स द स्टोरी ऑफ नचिकेता। क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं आप पे, जब भी पुराने पेपर्स उठा के देखें तो आप देखें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैरेक्टर्स पे, नॉवेल्स के नाम पे पूछे जा रहे हैं कि ये नॉवेल किसका है। उससे भी ज्यादा कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये कौन से राइटर का है, और राइटर भी बता दे तो उस राइटर के कौन से नॉवेल में है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमने बहुत लंबी चौड़ी कहानी की बजाय एक ही पॉइंट में उसकी थीम यानी स्टोरी को, के कैरेक्टर को, उसके नाम को, उसकी पब्लिकेशन डेट को, इन सब को लिखने की कोशिश की है। ये किसकी स्टोरी है भाई? नचिकेता की स्टोरी है। ये नचिकेता भी बॉस है, नचिकेता बॉस और आलू। नचिकेता का दूसरा नाम क्या है? आलू नाम है। 2022 में आरपीएससी ने पूछा है कि आलू जो कैरेक्टर है वो किस में है, कौन सी नॉवल में है, पूछा हुआ है। आलू का मतलब क्या है? इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मोटा मोटा नहीं होता है जिसको अपन कहते हैं आलू का सा है, गोल मटोल इस तरीके से। तो उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इस नचिकेता बोस को क्या कहा गया है? इस नचिकेता बोस को आलू कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम आलू भी है। एंड हिज अंकल बलराम, और इसका कौन है अंकल? बलराम का है। ठीक है, इसमें मेजर कैरेक्टर समझ में आ गए। इट इज अबाउट यंग वेवर। वेवर का मतलब होता है बुनकर। एक बुनकर की कहानी है। क्या है इस कहानी में? बुनकर की कहानी है। फॉल्सली अक्यूज्ड, जिसको झूठा आरोप लगा दिया जाता है, ऑफ बीइंग ए टेररिस्ट। क्या बना दिया जाता है उसको? एक टेररिस्ट बना दिया जाता है।
आतंकवाद का उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया जाता है। ये कहानी किसकी है? द सर्कल ऑफ रीजन। इसके अलावा आपको इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कहीं से पढ़ेंगे और उसमें द सर्कल ऑफ रीजन पे ही 1.5 पेज दे रखा है, सर्कल ऑफ रीजन पे ही 1 पेज दे रखा है, इधर उधर की बातें हैं, न आपको वो समझ आ रही हैं, और समझ आ रही हैं तो एग्जाम तक आप उनको याद रख पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना तो कोई भी आदमी याद रख ही सकता है। ले दे के 3 बातें हैं। नाम क्या है भाई? द सर्कल ऑफ रीजन। ठीक है। कब? 1986। किसकी कहानी है? नचिकेता बोस की कहानी है, या फिर किसकी? आलू की कहानी है। उसके अंकल का नाम क्या है? बलराम नाम है। और ये किसकी है? एक वीवर बुनकर होता है जिसको झूठे केस में फंसा दिया जाता है और क्या मान लिया जाता है? टेररिस्ट मान लिया जाता है। इतनी बात आसानी से याद रह सकती हैं? जरूर रह सकती हैं, और रखनी ही पड़ेंगे, देखो इतनी तो। अब चलते हैं अपन इसका दूसरा नॉवल। दूसरे नॉवल का जो नाम है वो है द शैडो लाइंस। नाम 2-3 बार बोल के देख लें, 2-3 बार लिख के देख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी बार लिख के देखोगे, मैं अक्सर कहता हूं कि जितना आपका पेन चलेगा, आप सफलता के उतने नजदीक जाएंगे। बार बार लिख के देखें, द शैडो लाइंस, द शैडो लाइंस, 2-3 बार में आप इसको याद रख लेंगे। बोल के देखें। पब्लिश्ड इन 1988। ये कब पब्लिश हुआ भाई? 1988 में पब्लिश हुआ। नॉवेल का नाम क्या है? बोलिएगा, देख के बोलिएगा, बिना देखे बोलिएगा। शैडो लाइंस। स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट हैं। इस नॉवल के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहला कौन सा? गोइंग अवे, और दूसरा कमिंग होम, जाना और आना। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। प्रोटेगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होता है। इस नॉवल का मेन कैरेक्टर कौन है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि मेन कैरेक्टर कौन है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ट्रेबिट। ठीक है, अ बॉय। इसका नाम आप पे नोट कर लीजिएगा, ट्रेबिट। ठीक है। और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? थम्मा, इला और मे, निक। आप कहेंगे कि सर क्या इनके नाम याद रखने जरूरी हैं? हाँ भाई, इनके नाम याद रखने जरूरी हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो हैं ये किसके कैरेक्टर हैं? थम्मा, इला, मे, निक, ट्रिबिड, ये किसके कैरेक्टर? तो आप कहेंगे अमिताभ घोष के हैं। फिर पूछ लेंगे अमिताभ घोष के कौन से नॉवल में है, तब आप कहेंगे द शैडो लाइन। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा। नॉवल इज इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और जिस वर्क के लिए, जिस काम के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आपको उसको याद रखना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स याद रखने चाहिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी ही रखनी चाहिए। द नोवेल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। बैकड्रॉप का मतलब उसकी पृष्ठभूमि में, किसकी पृष्ठभूमि में? हिस्टोरिकल इवेंट्स। कुछ साहित्यिक घटनाएं हैं, उनकी पृष्ठभूमि में ये है। कौन सी साहित्यिक घटनाएं? जैसे स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत पाकिस्तान का विभाजन की बात है। कम्युनल राइट्स, उस समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके ऑफ, अच्छा ये बंगाल वाले हैं, इन ढाका एंड कलकत्ता। ठीक है, ढाका और कलकत्ता में ये जो हुए थे उस समय के। तो ये सारी बातें किसमें हैं? आपके इस नॉवल में मिलेंगी आप लोगों को। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल फिक्शन कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध जो है वो कहां रखते हैं? ये हिस्ट्री से पॉइंट्स को लेते हैं। ठीक है। द नॉवल वन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इन 1989। 1988 में ये पब्लिश हुआ, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला भाई? 1989 को मिला। ये भी क्लियर हो गया। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके लिए क्या मिला हुआ है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। कि थीम क्या है, किस पे लिखा हुआ है, ये हमने चर्चा की। फिर हमने ये चर्चा की कि भाई इसके मेजर कैरेक्टर्स कौन से हैं, उनको भी हम सबने देखने की कोशिश की। तो यहां तक भी चीजें आप लोगों के एकदम क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये जो है उनका कलकत्ता क्रोमोसोम, ये भी एक उनका नॉवेल है। और क्या नाम है भाई नॉवेल का? द कलकत्ता क्रोमोसोम। ठीक है, कलकत्ता क्रोमोसोम। आपको साथ साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथ साथ लिखने से बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जैसे बोलता जा रहा हूं, अगर आप साथ साथ लिखेंगे या फिर मैं आपको ये लिख के लाने की बजाय अगर लिखता फटाफट धीरे धीरे लिखता, जितना भी कोशिश करता, तब भी ये सारी बातें, तो आधा घंटे की क्लास है उसके लिए हमें 1.5 से 2 घंटे का समय चाहिए होता है। इसलिए ये आपको साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पे। या फिर जिन लोगों के पास बुक है वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ता क्रोमोसोम जो है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ए नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट। आपने कभी सुना होगा रोनाल्ड रॉस, उन्होंने मलेरिया पे सर्च की थी। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था रोनाल्ड रॉस पे। तो ये जो कलकत्ता क्रोमोसोम है, ये उन रोनाल्ड रॉस की लाइफ पे आधारित है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कौन सा नॉवल अमिताभ घोष ने रोनाल्ड रॉस पे लिखा, या रोनाल्ड रॉस की लाइफ से रिलेटेड है, उनके वक्त से रिलेटेड है, तब आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, कलकत्ता क्रोमोसोम है। तो मैं आगे बात भी, नाम क्या था साइंटिस्ट का? रोनाल्ड रॉस। हु डिड ए ब्रेक थ्रू रिसर्च ऑन मलेरिया, जिन्होंने मलेरिया पे रिसर्च की इन 1989। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको पता कर लेने चाहिए। कौन से भाई? अंतर, ये इसका कैरेक्टर है। ठीक है, मुरुगन, ये कैरेक्टर है। उर्मिला रॉय, ठीक है, सोनाली दास, ठीक है, फुल बोनी, और ट्रे लक्ष्मण, मंगला, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं किसमें? कलकत्ता क्रोमोसोम में। अब देखो, कैरेक्टर्स के नाम आपको निश्चित रूप से याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के याद कर पड़े। 2 4 5 बार आप इनको बोल के देखोगे, तब आपको याद करने पड़ेंगे। अंतर कौन सा किसमें है? कलकत्ता क्रोमोसोम में। ठीक है, मुर्गन, उर्मिला रॉय, ये कौन सी नॉवल में है? तो ये है किसमें? कलकत्ता क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात भी? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये है हमारा द ग्लास पैलेस, ये 2000 में। इज द स्टोरी ऑफ, ये नॉवेल का नाम है भी, द ग्लास पैलेस का नाम है, नॉवेल का नाम है। और क्या है इसमें? स्टोरी ऑफ ए यंग ऑर्फन। ऑर्फेंड होता है अनाथ बच्चा। एक अनाथ बच्चे की कहानी है। क्या नाम है उसका? इंडियन बॉय राजकुमार की कहानी जो है, की है राजकुमार की जो है ये कहानी है। पैलेस यानी महल होता है। और बुर्मिस रॉयल फैमिली, बुर्मिस रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली जो राज घराना जो होता है, रॉयल फैमिली। किसकी कहानी है भाई? राजकुमार, एक ऑर्फन बच्चा है, और एक के बुर्मिस रॉयल फैमिली की कहानी है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये? 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस प्रकार की जो इंपोर्टेंट सूचनाएं वो सारी हमने इसमें डाल ली हैं। राजकुमार राजा, उमा देई, ठीक है, डोली सेन आर द मेजर कैरेक्टर्स इन द ग्लास पैलेस। ये इनके मेजर कैरेक्टर्स, नाम याद रखेंगे। देखो, अब क्या पढ़ना होता है हमें भाई? इंडियन लिटरेचर तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जानना होता है कि इनकी थीम क्या है, ये किन बिंदुओं पर ज्यादा लिखते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। उसके बाद इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनके नाम। उसके बाद उन मेजर वर्क्स की एक एक दो दो लाइन में स्टोरी की वास्तव में है किसके बारे में, और उनके मेजर कैरेक्टर्स। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपकी तैयारी करने की जो अप्रोच है वो ये होनी चाहिए। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं अपन। द हैंग्री टाइट, 2004 में, ये उनका फोर्थ नॉवेल है। हैंग्री टाइट, नाम याद रखना आपको, हैंग्री टाइट। ठीक है, हैंग्री टाइट किनका नॉवेल है? अमिताभ घोष का नॉवेल है, बाय इंडियन बॉर्न ऑथर अमिताभ घोष, सेट इन सुंदरबंस। और ये कहाँ है? इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ की है? सुंदरबन की है। सुंदरबन वही बंगाल का एरिया। अब आते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पे।
अमिताभ घोष के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने कई बार सुना होगा एबिस ट्रियोलॉजी। एबिस ट्रियोलॉजी, ट्रियोलॉजी यानी होता तीन का ग्रुप। एबिस ट्रियोलॉजी ये आपने सुना होगा। तो एबिस ट्रियोलॉजी का संबंध किससे है ये आपको पता हो। जब कभी भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि किसका संबंध है इससे। अमिताभ घोष से संबंधित है एबिस ट्रियोलॉजी। कई बार पूछते हैं कि ये जो एबिस वर्ड है ये क्या है। एबिस क्या है, एबिस किसका नाम है। एक्चुअली एबिस एक जहाज का नाम है, ठीक है, एक शिप का नाम है। जो बंधुआ मजदूर हैं उनको लाने और ले जाने का काम करती हैं, या फिर जो ओपियम अफीम जो है उसको लाने और ले जाने का काम करती है, उसका नाम है। ठीक है। अब इसमें कितने नॉवेल हैं। तीन हैं। ट्रियोलॉजी का मतलब कितने होते हैं, तीन हैं। कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा एबिस ट्रियोलॉजी का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एबिस ट्रियोलॉजी। एबिस ट्रियोलॉजी का पार्ट इनमें से नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं। सी ऑफ पॉपीज। पॉपीज भी क्या होते हैं, डोडा पोस्ट जो होते हैं, अफीम से रिलेटेड ये भी। ये 2008 में। दूसरा जो इसमें है वो है रिवर ऑफ स्मोक, ये 2011 में। और तीसरा जो है वो है एंड द सेकंड एंड द फ्लड ऑफ फायर, ये 2005 में तीसरा है। ये तीन है। कौन कौन से हो गए भी। सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। तीन नोवेल हैं। ये किसका हिस्सा है, ये एबिस ट्रियोलॉजी का हिस्सा। क्लियर हो गई बात भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो सी ऑफ पॉपीज इज द फर्स्ट बुक इन एबिस ट्रियोलॉजी, ये पहली बुक है सी ऑफ पॉपीज। दूसरी कौन सी है, रिवर ऑफ स्मोक, ये दूसरी है। एंड फ्लड ऑफ फायर इज द थर्ड एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ एबिस ट्रियोलॉजी। याद करेंगे ठीक से। अमिताभ घोष इंपोर्टेंट राइटर्स में से एक है। जैसे मुल्क राज आनंद इंपोर्टेंट है, वैसे ही अमिताभ घोष भी बहुत इंपोर्टेंट राइटर्स में से एक हैं। यदि आपने पुराने राइटर्स में से पूछते हैं तो उनमें ज्यादा पूछते हैं, नए में इनमें खूब पूछेंगे आपसे। दूसरा देखिए, सी ऑफ पॉपीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं एक एक को करके। सी ऑफ पॉपीज इज ए नॉवल बाय इंडियन नॉवलिस्ट अमिताभ घोष विच वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज। का कौन सा नॉवल जो है मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो वो कौन सा है भाई उनका। ये नॉवल है उनका सी ऑफ पॉपीज, ये उनका नॉवल है। याद रख लोगे, रख लेंगे। It is the first volume of Epistemology. The main characters include दीति। इसका जो मेन कैरेक्टर उसका नाम क्या है, दीति है। कौन है ये, एन ऑर्डिनरी विलेज वुमन, एक सामान्य महिला है। ऑर्डिनरी विलेज वुमन, एक सामान्य महिला है। आप इसका नाम याद रखेंगे, किसका, दीति का नाम याद रखेंगे। आप ये याद रखेंगे कि ये वो नोवेल है जिसको मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, द नोवेल टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ, प्लाइट का मतलब होता है हालात, कंडीशन, CONDITN। ये किसके बारे में बात करता है, कि किनकी कंडीशन के बारे में बात करता है, ऑफ इंडेंटर्ड, ये बंधुआ होता है। इंडेंटर्ड का मतलब होता है बंधुआ लेबरर, मजदूर। मैंने कहा था आपका जहां भी बंधुआ मजदूर का नाम आए, द ग्रिमिटियाज। और बंधुआ मजदूर कौन है, ग्रिमिटियाज। यही 2022 में क्वेश्चन हुआ है कि ग्रिमिटियाज की बात अमिताभ घोष ने कौन से नोवेल में किया है, ये पूछा हुआ है वहां। तो ये आप पे जरूर जानिएगा और बताइएगा ये किसकी जिक्र है, सी ऑफ पॉपीज का जिक्र है। ठीक है। कैरेक्टर्स को भी उसमें पॉपीज कहा हुआ है। ठीक है, पॉपीज आप डोडा पोस्ट को पॉपीज कहते हैं। क्लियर हो गई बात। देखिए अब देखिएगा, एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट में 3 से 4 लाइन हो सकती हैं, और इस पॉइंट में हमने सभी बातें कि सी ऑफ पॉपीज की कब पब्लिश हुआ, ठीक है, कौन किसका हिस्सा है, थियोलॉजी का हिस्सा है, मेन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट प्राइज मिला, थियोलॉजी में पहला है, मेन कैरेक्टर कौन है ये है, और इसकी थीम क्या है ये है। इसको कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लें उसमें इंपॉर्टेंट छांटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। केवल पढ़ना ही तो थोड़ी ना है, तो याद भी रखना है, एग्जाम तक उसको लेके भी जाना है।
केवल अमिताव घोष नहीं पढ़ना है, इसके अलावा भी राइटर्स पढ़ने हैं, इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है, फिर टर्म्स भी पढ़ने हैं, मूवमेंट्स भी पढ़ने हैं, एजेस भी पढ़ने हैं, ग्रामर भी पढ़नी है, वर्ड पावर भी पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो उनको तो केवल इंग्लिश पढ़ानी होती, मान लिया, इसलिए वो कहीं से कुछ भी उठा उठा के या फिर जब बुक लिखते हैं तो उसमें कहीं से चिपकाते रहते हैं। अरे भाई, आपको तो केवल और केवल एक पॉइंट पढ़ाना है, बच्चे को तो कम से कम भी तो 100 पॉइंट पढ़ने हैं, और फिर आपको तो पढ़ाना है, याद थोड़ा ना करना है। आपने तो कहीं से भी चीजों को तैयार किया और बच्चों को बता दिया और फ्री है बस। बच्चे को उसको याद करना है, कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अपने कंटेंट को एग्जाम ओरिएंटेड रखें, यही आपकी ताकत बनेगी। कई बार कहते हैं कि साहब वहां हमने 10 पेज में पढ़ा है अमिताव घोष। ये 10 पेज में पढ़ना आपके लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। आप उस 10 पेज को कैसे 2 पेज में, 3 पेज में ला सकते हैं, वहां से क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाए और वो 3 पेज में भी हो जाए, ये ताकत है। अदरवाइज आप 100 पेज में अमिताव घोष को तो कहीं से पढ़ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो काम है टीचर का वो ये है कि आपको उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो छांट के दें, कुछ रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 पेज आप दें और उसमें से क्वेश्चन आए ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आना ही चाहिए हर हालत में, लेकिन बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं इस बात को कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का ये मतलब होता है। आगे देखिएगा, रिवर ऑफ स्मोक, ये दूसरा उसका है। मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इज बहराम मोदी। देखो भैया, मोदी नाम का कैरेक्टर भी है रिवर ऑफ स्मोक में। कौन सा कैरेक्टर है? बहराम मोदी। हो सकता है कि पेपर सेटर के दिमाग में हो और वो उसके दिमाग में आ गया कि यार ये कैरेक्टर तो पूछना ही चाहिए अपने को, थोड़ा कंटेम्प्रेरी से भी बन जाता है मोदी नाम लेके। तो कौन सा भी? बहराम मोदी किसमें है? रिवर ऑफ स्मोक में कैरेक्टर है। द इंडियन ओपियम ट्रेडर, मैंने कहा ना ओपियम का नाम आते ही अमिताव घोष है। द स्टोरी सेंटर्स ऑन 3 बोट्स, इसमें 3 बोट्स की कहानी है, यानी 3 बोट्स हैं इसमें। एक तो एबिस है, इसका जिक्र तो हमने कई बार किया है अभी एबिस टियोलॉजी में। दूसरी है यस अनाहित्या, अनाहिता, ये दूसरी बोट का नाम है। और तीसरी है रीड अर्थ, ये तीसरी बोट है। यानी 3 बोट का जिक्र कौन से में है, और वो कौन सी 3 बोट है? हो सकता है कि आपको उन 3 बोट्स का क्या कर लें, अगला नाम पूछ ले, तो ये वो नाम है। ठीक है, अब पूरा नॉवल पढ़ो तब जाके आपको ये 3 का नाम पता चलता है। यहां आपको 3 लाइन में चीजों को क्लियर हो गए भी। और इतना जो नहीं कर सकता फिर उसको थोड़ा सा कम ही सोचना चाहिए कि वो एग्जाम पास करेगा, इतना तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें तीसरा, फ्लड ऑफ फायर सेट इन द रन अप टू फर्स्ट ओपियम वॉर। रन अप टू का मतलब उसके पहले के समय में, कब की बात है इसमें? फ्लड ऑफ फायर में फर्स्ट ओपियम वॉर कब हुआ? ओपियम वॉर 1839 टू 42 बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना। किन किन के बीच था ये वॉर? ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच था। फ्लड ऑफ फायर, ठीक है, इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ इंडियन ऑथर, तीसरा इंस्टॉलमेंट है, यानी यानी एबिस ट्रियोलॉजी का तीसरा पार्ट है ये। इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? जयश्री रेड, कैरेक्टर का नाम देख लो आप एक बार, जयश्री रेड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है सिरेन मोदी। क्या नाम है? सिरेन मोदी। दूसरा जो कैरेक्टर है वो कौन है? सिरेन मोदी, जयश्री रेड, सिरेन मोदी, ये इसके मेजर कैरेक्टर्स। ठीक है भाई, ये इसमें हमने बताया आपको कि जो ट्रियोलॉजी है ने अपना नाम एबिस नाम है, ये कहां से लिया हुआ है? स्कूनर स्लेव शिप है ये, ठीक है, दैट इज repurposed टू ट्रांसपोर्ट ओपियम एंड गिरमिटियाज। और इस शिप को कहां काम में लिया हुआ है? गिरमिटियाज जो बंधुआ मजदूर हैं उनके लिए, को लाने ले जाने के लिए, और ओपियम जो है, अफीम जो है, उसको लाने ले जाने के लिए जिस शिप का काम में लिया वो कौन है? एबिस, ठीक है। Most of the main characters meet for the first time on the ship.
ज्यादातर कैरेक्टर्स हैं वो पहली बार कहाँ मिलते हैं, उस शिप पे ही मिलते हैं, क्योंकि उनको लाया जाता है, ले जाया जाता है। तो जब उनको लाया जाता है तो वहां वो मिलते हैं। ठीक है। सीरीज इज सेट ड्यूरिंग 1830s अक्रॉस द इंडियन ओशियन रीजन। भारतीय जो हिंद महासागर उस क्षेत्र में है। एमिड द बिल्डअप टू द फर्स्ट ओपियम वॉर। जब फर्स्ट ओपियम वॉर से पहले की समय है वहां ये है। स्वीपिंग हिस्टोरिकल सेगा है। सेगा का मतलब कहानी होती है। ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट ओपियम वॉर फॉट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना। मतलब आपसे पूछेंगे एपिस्टोलॉजी की बात किसमें है, तो वो किसके बारे में है भाई, वो है फर्स्ट ओपियम वॉर के बारे में, जो किसके बीच में लड़ा गया था, ग्रेट ब्रिटेन, समय हम ग्रेट ब्रिटेन के अधीन होते थे, और चाइना के बीच लड़ा गया था। क्लियर हो गई बात भाई। चलो अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे। गन आइलैंड। गन आइलैंड क्या है भाई, ये भी उनका नॉवल है। डील्स विद टू ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ द करंट मोमेंट। आजकल जो दो बहुत बड़े इश्यू चल रहे हैं उनमें पहला कौन सा, क्लाइमेट चेंज, और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन माइग्रेशन। ह्यूमन माइग्रेशन का मतलब भी यही है कि किस प्रकार से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये दो इश्यू हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं भाई कि गन जो आइलैंड है उसमें किन दो इंपॉर्टेंट इश्यू पे चर्चा की हुई है। कौन से पे की हुई भी वो, किस किस पे की हुई है। पहला कौन सा है, क्लाइमेट चेंज, और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन माइग्रेशन। यह है दीनानाथ दीन दत्त, ये इसका नरेटर ऑफ द गन आइलैंड है, यही मेजर कैरेक्टर है। नाम क्या है, दीनानाथ दीन दत्त। के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जंगल नामा बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जंगल नामा पे। रियली बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि उनके पास में लिखा हुआ है, यानी पोइट्री टाइप लिखा हुआ है। जंगल नामा इज ग्राफिक वर्स। वर्स का मतलब पोइट्री, ठीक है। नॉवेल, वर्स नॉवेल है ये, ग्राफिक वर्स नॉवेल पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। रिटन बाय अमिताभ घोष एंड इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड का मतलब है उसमें थोड़ी पिक्चर्स डालना, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना। ये किस आदमी ने किया, पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन आर्टिस्ट सलमान थूर। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप इसको छोड़ेंगे नहीं। लिखा किसने, अमिताभ घोष ने। कैसा है, ग्राफिक वर्स नॉवल है। वर्स का मतलब जो पोइट्री में लिखा गया हो। तो इलस्ट्रेशन किसने लिखा इसका, किसने, सलमान थूर ने। ठीक है, नीचे होंगी। आगे देखिए। द बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 12th of February, यस, 2021। ठीक है, और फिर दोबारा कहां पब्लिश हुई, पहली बार ये बाई फोर्थ स्टेट इंडिया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और दोबारा फिर पब्लिश हुई 2021 में, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इतना याद रख लो कि ये कब पब्लिश हुई। पहली बार जो पब्लिश हुई इतना आपके लिए पर्याप्त है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज घोष फर्स्ट बुक इन वर्स। अमिताभ घोष की पहली बुक है जो किस में लिखी हुई है, वर्स में लिखी हुई, यानी पोइट्री में लिखी हुई है। और इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, देखिए ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस होता है। आपको पता चल जाना चाहिए कि साहब ये उनका पहला वर्क है जो वर्ष में लिखा हुआ, इसलिए यहां से क्वेश्चन आएगा, तब वो तैयार होके जाना चाहिए था। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ग्रीड एंड इकोलॉजिकल मिस एडवेंचर। लालच है और इकोलॉजिकल मिस एडवेंचर, किस प्रकार से लोग परिस्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उसके बारे में है। Boss states that the story is an allegory for human caused climate change। वो कहते हैं कि साहब ये तो एक एलेगरी है, और ये क्या है, मानव ने जो क्लाइमेट चेंज किया है उसके ऊपर एलेगरी। समझ में आ गई बात भाई, आगे देखिएगा। इट इज बंगाली टेल अबाउट सुंदरबंस फॉरेस्ट गोडेज। सुंदरबन फॉरेस्ट की जो देवी है बॉर्न बीबी की कहानी है भैया, बॉर्न बीबी की कहानी। और ये बॉर्न बीबी कौन है, ये सुंदर वन की देवी है, हु प्रोटेक्ट्स द सुंदर वंस। किसको बचाती हैं, सुंदर वन को बचाती। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन पूछेंगे यहां से। द स्टोरी इज रिटन एंटायरली इन पोइम लाइक स्टाइल, पूरी की पूरी पोइम में लिखी हुई है। द बुक ओपन्स विद प्रोलॉग। बुक एक प्रोलॉग से शुरू होती है, प्रोलॉग यानी प्रीफेस मान लो उसकी भूमिका से, दैट डिस्क्राइब्स द ज्योग्राफी ऑफ सुंदरवन। और उस प्रोलॉग में किसका जिक्र है, सुंदरवन का जिक्र है उसमें, की ज्योग्राफी बताई हुई है। द स्टोरी इज रिटन इन 7 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं इसमें, 7 चैप्टर्स हैं। दोना, दूके, ये इसके
मेजर कैरेक्टर्स। दोना और दुके ये किसके हैं? मेजर कैरेक्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स में लिखी हुई है? 7 चैप्टर्स में लिखी हुई है। ये सारी बातें आपको किसके बारे में जाननी थी? जंगलनामा के बारे में जान ली थी। अब आते हैं अपन इनके नॉन फिक्शन राइटिंग। अभी तक फिक्शन पढ़ रहे थे, अब नॉन फिक्शन। स्मोक एंड एसेस, ये इनका राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन स्टोरीज। आप इतना पूछेंगे आपसे बस ये, तो आगे का इसका सब टाइटल है स्मोक एंड एसेस। स्मोक, हाँ, एसेस धुआं। 2023 में ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्क है उनका, इसलिए इसको इंपोर्टेंट करके डाल लो। हो सकता है कि आपसे ये एग्जाम में स्मोक एंड एसेस बिल्कुल लेटेस्ट वर्क है, मतलब ये मान के चलो कि पिछले 3-4 महीने में का मामला है ये। Voss represents his research on the history of opium। इसमें ओपियम का पूरा ओपियम मामला है। Described as, इसको क्या कहता है देखो, ये भी पूछा हुआ है एक बार, पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि भाई ये किस प्रकार का वर्क है। मेमो, तो ये ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग का मतलब यात्रा वृत्तांत है। क्या है भाई ये? यात्रा वृत्तांत वो कहते हैं। मेमोय, मेमो का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी के जैसा। MEMOIR, इसको मेमोयर नहीं कहेंगे। MEMOIR, मेमोयर नहीं है, मेमो है। और एन एक्सकर्जन, ये भी यात्रा ही होती है। इनटू हिस्ट्री, वो कहते हैं कि ये मेरी इतिहास में मेरी यात्रा है, यानी मैं किधर गया हूं? इतिहास की तरफ गया हूं, ये खुद उन्होंने कहा है। द बुक ट्रेसेस द इफेक्ट ऑफ ओपियम ट्रेड हैड ऑन ब्रिटेन, इंडिया एंड चाइना। और इस बुक में बताया है कि किस प्रकार से ओपियम ट्रेड का प्रभाव रहा है, अफीम व्यापार का प्रभाव रहा है ब्रिटेन पे, इंडिया पे और चाइना पे। ठीक है भाई, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। नॉन फिक्शन वर्क, इन एन एंटी क्लाइंट, काउंट डाउन द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। ठीक है, ये कुछ उनके और वर्क है, तो आप इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंथोलॉजीज, एंथोलॉजी का मतलब होता है इधर उधर से कई लोगों के आर्टिकल्स, पोएम्स, ऐसे उनको एक साथ इकट्ठा करना, उनको एंथोलॉजीज कहते हैं। तो ये उनकी कुछ एंथोलॉजीज हैं। डांसिंग इन कंबोडिया, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एटलास इन बर्मा, द इमाम एंड द इंडियन। ठीक है, ये कुछ उनके एंथोलॉजीज हैं। द नटमैग्स कर्स, पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, ये सारी चीजें हैं। तो ये कुछ इनकी एंथोलॉजीज हैं। हालांकि एंथोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई सिरफिरा आदमी पेपर बनाए तो फिर आपसे कहीं न कहीं कुछ पूछते हैं। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में जानी? अमिताभ घोष के बारे में जानने की कोशिश। अब देखते हैं अपन आगे, अमिताभ घोष पे क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं। अभी 2022 में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस ये पूछे हैं। पहला, आलू इज अ कैरेक्टर हु फिगर्स इन अमिताभ घोष नॉवल। आलू जो है वो अमिताभ घोष के कौन से नॉवल में है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में कुछ लिखा हुआ है। अब आप इसका आंसर जरूर से जरूर कर देंगे। हमने इसका आंसर यहां लिखा हुआ है और देखिएगा, ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन है, यानी देखिएगा, ग्लास प्लेसेस में कौन से करेक्टर हैं, कलकत्ता क्रोमोसोम में कौन से हैं, शेडो लाइंस में कौन से हैं। ये देखिएगा, ये तो हैं द ग्लास प्लेसेस में कौन से, राजकुमार राजा, उमादेई, डोली सेन, ये तो इसके हैं। अंतर, मुर्गन, ये किसके हैं? कलकत्ता क्रोमोसोम से हैं। और ये किसके थे? द शेडो लाइंस के हैं। कौन से? त्रिबेट, इला, थेमा, और ये द सर्कल ऑफ रीजन, नचिकेता बॉस को क्या कहा गया है? आलू भी है, विच मीन्स पोटैटो। इस प्रकार से हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी बुक में, जो वीनस हैंडबुक है, वहां इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे इसके देखो ये ऑप्शंस थे, पूछा तो ये है कि भाई आलू कैरेक्टर कौन से में है, सर्कल ऑफ रीजन में है, पता चल गया। लेकिन हमने एक्सप्लेन इन तीनों के मेजर कैरेक्टर्स को भी कर दिया, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। के बाद चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जंगलनामा। जंगलनामा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। इसको भी देख लेते हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है। इट इज ए ग्राफिक वर्स नॉवल,
क्लियर है? अमिताभ घोष वॉज अवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर जंगलनामा। नहीं, उनको ये अवार्ड नहीं मिला हुआ है। ठीक है, उनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, पद्म पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं मिला हुआ है। इट इज अडेप्टेशन ऑफ मिडिवियल बंगाली टेल अबाउट द सुंदरबन फॉरेस्ट गोडेज बॉर्न बिनी। ये भी हमने देख लिया है। स्टोरी ऑफ जंगल नामा एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ग्रीड एंड इकोलॉजिकल मिस एडवेंचर, ये भी हमने देख लिया। सुन हो रहे हैं? बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलते हैं अपन इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, जो कि आप लोगों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, द नॉवल टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडेंटर्ड लिबरल्स ग्रिमिटियाज। ग्रिमिटियाज की कहाँ, मतलब कौन से नॉवल में जिक्र है, तो वो हमने देख लिया था कि सी ऑफ पॉपीज में किसका जिक्र है, ग्रिमिटियाज का जिक्र है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकार के हैं। इस क्वेश्चन की भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इस प्रकार से हमने अमिताभ घोष को ठीक ढंग से शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया। यदि आपको क्लास ठीक लगी हो और आपको लगा हो कि आपने बहुत सारी चीजें बहुत आसान तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ी हो, तो आप पे निश्चित लाइक कीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।